कॉफ़ी पीने वालों से पूछ लो हेयर फॉल होता है, 80% होता है। 22 दिनों में उनकी याददाश्त वापस आ गई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आयुर्वेद में इतना कुछ है। पेनफुल पीरियड्स इज़ नॉट नॉर्मल, इरेगुलर पीरियड इज़ नॉट नॉर्मल, ये सबसे पहला साइन है। अगर पीसीओडी है या पीसीओएस है, कोई भी दिक्कत है, वो 21 दिन की जो पिल देते हैं ना, उसको कभी गूगल करके पेशेंट सर्च करे, नॉरेथिस्टेरॉन नाम का, इट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एलोपैथी में एक दवाई आती है, खा लो, फिर शायद आई थिंक 4-5 दिन में आपको पीरियड्स हो जाते हैं, बट वो तो एक शॉर्ट टर्म है और उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। मेड है घर में तो वो फैमिली सुखी है। अगर मेड नहीं है, अगर लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बंदा है, नहीं मेड अफोर्ड कर सकता, अगर फैमिली भी हेल्प नहीं कर रही है, तो लेडी को डिप्रेशन है। लड़की घर पे आती है जब काम करके तो वो किसी से चाय नहीं मांग सकती है, बट एक लड़का जब घर से काम करके आता है तो वो चाय मांगता है, वो कहता है खाना दे दो, या इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। जितना फास्ट फूड खा रही है अपने आप को, मतलब दे फील कि मॉर्निंग में उठ के हमने कॉफ़ी पी है, हमने माचा पी है, तो वी आर गुड कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत अपोजिट खा रहे हैं। हाय डॉक्टर अमिता मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मनविंदर जी। मैम, आपकी जर्नी अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग है, और आपने जहाँ से आप आ रहे हैं वो, क्योंकि मुझे पता है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना ऑडियंस भी आपके बारे में जाने इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, कि कैसे आप इस आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, कैसे आपने इस फील्ड में इतना नाम कमाया, और क्या आपकी लाइफ में एक चेंज आया था जहाँ से आपने खड़े होके पूरा सबसे शुरू किया एज ए वुमेन। महिलाओं के लिए भी एक मोटिवेशन है ये, तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में बताइए। आयुर्वेद आई थिंक कि मेरे सोल में ही था व्हेन आई वाज 2 ईयर ओल्ड। तो माय फादर इज़ ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स। तो घर के आसपास जो हमारे डिफेंस क्वार्टर्स होते हैं, बहुत सारी औषधियाँ वैसे ही, तो मैं छोटे छोटे फूलों को पीस के ना अपने ब्रदर के लगाती थी। तो मतलब स्टार्टिंग से यूज टू से कि मम्मा मुझे पिल्स नहीं खानी, मतलब इट्स बीन ईयर्स मैंने कभी क्रोसिन भी खाई हो या कभी कोई एंटीबायोटिक भी ली हो। तो स्टार्टिंग से ही था मन में कि आयुर्वेद करना है। फिर मैंने अपने प्रोफेशन को टाइम देना स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द चेंज। जब मेरे पास IVF IUI फेलियर केसेस आए, हर कोई IVF IUI अफोर्ड नहीं कर सकता, 2.5-3 लाख के आप कहीं भी चले जाओ, लोग 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं IVF IUI के लिए। ऐसा वर्ग भी है मिडिल क्लास जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके बाद भी दे फर्स्ट टेक द कंसेंट कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम आपका कंसेंट ले रहे हैं, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। इंडिया में आप छोड़ो, फॉरेन में भी एवरीवेयर IVF IUI का सक्सेस रेट इज़ ओनली 20%। तो उस केसेस में वी डू उत्तर बस्ती, और उत्तर बस्ती एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो कहते हैं कि एग स्टोरेज, लो AMH लेवल, कि अंडे दाने में अगर अंडे कम पड़ गए हैं एज के हिसाब से, तो अभी AMH लेवल नहीं बढ़ सकते। आई एम आयुर्वेदिक साइंटिस्ट ऑल्सो, और मेरी काफ़ी जर्नल्स पब्लिश है, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हैं कि कैसे हमने AMH लेवल्स को बेटर किया है। तो ये चीज़ें आयुर्वेद के थ्रू पॉसिबल है। एंड मैं आपको अपने हस्बैंड का बता रही थी, तो उनको जब ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके बाद जब वो बेटर हुए, मेदांता में उनका ट्रीटमेंट चला, तो डॉक्टर ने बोल दिया ही विल बी बेड रिडन फॉर लाइफ टाइम, एंड मेमोरी वॉज इन लॉस। तो मेमोरी लॉस, बेड रिडन, और इस चीज़ को जब हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखा, मतलब इतनी आप में समझ नहीं होती जब आपका फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो जाए कि हाँ आप उनको ठीक करोगे या कुछ ऐसा। आई टुक हेल्प ऑफ माई कलीग्स, और जो भी हमारी लाइन में अच्छे वैद्य थे, मेरे बड़े पापा भी इसी चीज़ में थे, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार तू पेशेंट समझ के देख कि तेरे पास कोई पेशेंट आएगा तू क्या देगी, तू स्टार्ट कर इसको। बाबा की बहुत ग्रेस रही, मैं साईं भक्त हूँ, बहुत मानती हूँ बचपन से बाबा को। तो आई ऑलवेज बिलीव कि एज अ डॉक्टर जब मैं अपने पेशेंट को भी कोई दवाई देती हूँ, भगवान का नाम लेके देती हूँ, तो मुझे ये होता है कि दवाई असर करे ना करे, दुआ ज़रूर असर करेगी। तो वही हुआ उनके साथ भी। अमृत 12 दिन में हमने व्हील चेयर अमृतसर में पिंगलवाड़ा है वहाँ पे दे के आए, और 22 दिनों में उनकी याददाश्त वापस आ गई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आयुर्वेद में इतना कुछ है। आज मेरी फैमिली कंप्लीट है, टचवुड, आई ऑलवेज थैंक टू गॉड कि हम सब एक साथ हैं। और ऐसी कितनी ज़िंदगियां हैं जो सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस की वजह से और इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस में हार मान जाती है। तो मैं हर उस इंसान को कहूँगी जिसको एलोपैथी ने जवाब दे दिया है कि ज़रूर आयुर्वेद में आए। आयुर्वेद कोई महंगा नहीं है, आयुर्वेद में टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक विश्वास। आपको सिर्फ एक विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपको 2 से 3 महीने आयुर्वेद को देने होते हैं, और अब रिजल्ट आपके सामने होता है। मैम, आपने ना अभी बात करते करते एक बात बताया कि आजकल बच्चे होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको क्या ऐसे मेजर कारण लग रहे हैं जिसकी वजह से महिलाओं में स्पेसिफिकली आज की डेट में थोड़ा सा प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है? क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिख के मतलब उस बुक में ऐसा लिखा था कि बच्चे होना ना इतना टेंशन का विषय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है।
जैसे आप एनिमल्स को देखिए और जगह देखिए, लेकिन ह्यूमंस में आज की डेट में एक चैलेंज बनता जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं में आज की डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ख़राब हो गया है। उसके साथ साथ हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मेरे पास जितने केसेस इनफर्टिलिटी के आते हैं, पहले हम पीसीओडी पीसीओएस सुनते थे बहुत रेयर केसेस में। अब 8 साल की बच्ची को, 9 साल के बच्चों को पीरियड शुरू हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट द आइडियल एज। आइडियल एज जो बच्चों में है 12 से 13 साल है प्यूबर्टी की। अर्ली प्यूबर्टी हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल जंक। आयुर्वेद में एक चीज़ है देश सात्मय। देश सात्मय का मतलब है कि आपको वही भोजन करना चाहिए जो आपके देश में है, देश में उपज रहा है। पहले तो आजकल जितनी फसल है उसमें इतना यूरिया स्प्रे हो रहा है, उसकी क्वालिटी ही नहीं रह गई है। आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आप एक शिमला मिर्च ले आओ, आप आलू ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, आर यू गेटिंग दैट ऑर्गेनिक फूड? नो। पहला तो हमारा रीज़न वहीं से शुरू होता है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना प्योर है। डेयरी, पहले दूध के बिना बच्चों को बोला जाता है कि हाँ दूध के बिना आपका कैल्शियम नहीं बनेगा, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आई नेवर गिव मिल्क टू माई किड्स। और मैं अपने पेशेंट का सबसे पहले दूध ही बंद करवाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन दूध में है। कंजम्पशन और प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना है। जितना काउस को, बफेलोस को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, उससे ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ ही रही हैं। और जितना हम जंक खा रहे हैं, ये नूडल्स हैं या बर्गर है, ये सब चाइना की चीज़ें थी, ये यहाँ पे क्यों खाई जा रही हैं? अब अगर साउथ का खाना आप नॉर्थ में खाओगे, नॉर्थ का खाना साउथ में खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। आप जहाँ पे हो आपको वहीं के हिसाब से खाना चाहिए। अगर कोई ठंडे इलाके में बैठा है और वो सोचे कि नहीं यार मैं यहाँ पे नारियल पानी पी लेता हूँ या यहाँ पे मैं कोई ठंडी तहसीर की चीज़ खा लेता हूँ, तो उसको जोड़ों में दर्द आएगा, उसका वात बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो हमें हमेशा काल साथ में और देश साथ में के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए। और बहुत से फैक्टर्स हैं एज रिलेटेड। नॉर्मली जो प्यूबर्टी की बेस्ट एज जैसे आपको बताया 12 to 13 ईयर, वैसे ही फर्टिलिटी का जो बेस्ट पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 20 ईयर्स ऑफ एज टिल 34। आफ्टर 34 आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैम ये जो अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया आजकल, क्योंकि ये कल्चर भी बहुत बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स महिलाओं में, पुरुषों में, हर जगह बढ़ रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है क्या इन सब चीज़ों का? यस, देखो आपके ब्लड वेसल्स जो है, आपकी बॉडी का क्या काम है? खून को सारे ऑर्गन्स तक लेके जाना। उस ब्लड में कितना ऑक्सीजन है? एक एचबी के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एचबी में, जो आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन देता है। आपकी बॉडी हाइपोक्सिया में जाती है, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो, तो आपके अगर कोई भी इंसान है, आपकी टीम का कोई आदमी है, वो बीमार हो गया, आप उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो बीमारी होगा, आप उससे ओवर काम करवाई जाओगे। इसी तरह से आप जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, तो देखो इसमें कितने निकोटीन है, कितनी एडिक्टिव चीज़ें। इवन आई डोंट प्रेफर कॉफ़ी ऑल्सो, कॉफ़ी इज़ ऑल्सो एडिक्टिव। वो भी हमारे जो ब्रेन से नॉर्मल सेरोटोनिन डोपामिन रिलीज़ होता है उसको सप्रेस करता है। कभी कभी ले लिया इज़ ओके, ठीक है, आप ले सकते हो वंस इन अ मंथ, पर ऐसा नहीं है कि उसको एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो, वो गलत है। एक चीज़ मैम आपने भी भूला ना, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी मतलब ड्रिंक करती हैं, तो थोड़ा इस पे बताइए मैम कि क्यों कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए? कॉफ़ी देखिए हम सबका शरीर एक जैसा नहीं है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत पतले हैं, बहुत कुछ खाते हैं, मोटे नहीं होते। उसी तरह से कॉफ़ी हर किसी को सूट नहीं कर सकती। अगर आपकी तहसीर कफज है, वात पित्त कफ का मतलब है वात यानी गैसियस एलिमेंट, कि किसी की आपने देखा होगा कोई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत मूड स्विंग्स आते हैं, वो वातस प्रकृति के लोग हैं। पित्तज वाले फोकस्ड है, आपको टू द पॉइंट आंसर देंगे, आपको उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके, मतलब एक डोमिनेटिंग नेचर रहेगी, लेकिन उनकी बॉडी में लीवर डिसऑर्डर्स रहेंगे, पेट में गर्मी रहेगी, उनको जब भी प्रॉब्लम आएगी एसिडिटी की आएगी। तो पित्त वालों के लिए कॉफ़ी बहुत हानिकारक है। जब भी पित्त वाला इंसान कॉफ़ी पिएगा, आप कॉफ़ी पीने वालों से पूछ लो हेयर फॉल होता है, 80% होता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वी आर नॉट बैलेंसिंग। आप कॉफ़ी ले रहे हो तो आपके एक दिन में एक टाइम पे एक फ्रूट का प्लेटर भी जाना चाहिए। यू नीड टू बैलेंस योर दोशास। आर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि तत्व, राइट। अगर आप उसमें से किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ले रहे हो, अब कॉफ़ी से आपकी एसिड लेवल इंक्रीज़ होते हैं, आप उसको अग्नि तत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो स्किन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की आपको पित्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें लीवर का इशू, हेयर फॉल, आपकी स्किन में आपने देखा होगा वेलवेटी ब्लैक पैचेस आ जाते हैं लोगों के नेक पे, एक्सिलास में, ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। मैम अभी जैसे हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तो कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताइए महिलाओं के लिए, जिससे कि अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले प्रेगनेंसी अगर आप ट्राई कर रहे हो, पहले ब्लड टेस्ट सारे कराओ। कई केसेस हम ऐसे देखते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बाद में पता लगता है यूटीआई इन्फेक्शन, विजाइनल इन्फेक्शन,
मतलब वेजाइना का फ्लोरा इतना ज़्यादा एसिडिक है कि स्पर्म अंदर जाते डेड हो जाता है। इतनी छोटी सी बात होती है, सिर्फ 5 दिन की मेडिसिन से इंसान ठीक, लेकिन वो इतने मतलब धक्के खा चुके होते हैं, 7-8 साल इतनी हार्मोनल पिल्स ले चुके होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि एक छोटी रेमेडी भी हमें काम कर सकती है। सबसे पहले है राइट डायग्नोज एंड देन राइट ट्रीटमेंट। हम कई लोगों को कहते सुना ये घर का नुस्खा कर लो, ये होम रेमेडी कर लो, ये पी लो, वो पी लो। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। आप पहले अपना रूट कॉज देखो, आपका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट है। इनफर्टिलिटी के रूट कॉज जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, पीसीओडी हो, मल्टीपल डिजीजेस हो सकते हैं। अगर वो सब नहीं है, लो एमएच है, ईटी थिकनेस कम है, ये रीजंस हो सकते हैं। मतलब आपका जो रीज़न है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट है। मैम जैसे आपने ये चीज़ें बताई, ठीक, बट होता क्या है, जैसे कैसे पता पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है? जैसे इरेगुलर पीरियड्स सबसे पहला कारण, लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। कल ही मेरी ओपीडी में एक लेडी आई, उनकी बेटी 10-11 साल की है। कहते इसको तो 9 साल में पीरियड शुरू हो गए थे, लेकिन 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं। मैंने सोचा चलो अभी स्टार्टिंग ही है। इट्स नॉट ओके। पेनफुल पीरियड्स इज़ नॉट ओके एंड इवन इरेगुलर पीरियड्स इज़ नॉट ओके। इसको लोगों ने आजकल आम ही समझ लिया है कि ठीक है इरेगुलर है छोड़ दो, पेनफुल है कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। ऐसा नहीं है। पेनफुल पीरियड्स इज़ नॉट नॉर्मल, इरेगुलर पीरियड इज़ नॉट नॉर्मल। ये सबसे पहला साइन है। बाद में जब इन्हीं बच्चों की शादी होती है, इनफर्टिलिटी के इशू आते हैं, तब पेरेंट्स को पता लगता है हमसे क्या गलती हो गई। 21-21 दिन की पिल्स देते हैं। आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ पूरी दुनिया में, अगर पीसीओडी है या पीसीओएस है, कोई भी दिक्कत है, वो 21 दिन की जो पिल देते हैं ना, उसको कभी गूगल करके पेशेंट सर्च करे, नॉरहेस्टेरोन नाम का। इट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। वो क्या करेगा, टेम्परेरी श्रिंक कर देगा और बाद में पीरियड्स आ जाएंगे, फिर दोबारा से डबल ग्रोथ हो जाएगी सिस्ट की। तो वी आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज। मैम जैसे आपने ये चीज़ें बताई, हम पीरियड्स पे मैं बात करने भी वाला था। आजकल एक और बहुत कॉमन इश्यूज़ है, हम लोग हमारे घर में दोस्तों में भी इज्जत देखते हैं कि पीरियड्स ना लड़कियों में बहुत इरेगुलर हो चुके हैं। और बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि डेट उनका जो एक आजकल कैलेंडर आता है उसमें चेक होता है तो पता पड़ता है भाई 15 दिन लेट हो जा रहा है, 10 दिन लेट हो जा रहा है। ये एवरेज डिले सभी का लगभग होता है। तो क्या कारण है और कैसे इसको ट्रीट किया जाए? मतलब ऑफ कोर्स आपने बताया एलोपैथी में एक दवाई आती है, खा लो, फिर शायद आई थिंक 4-5 दिन में आपको पीरियड्स हो जाते हैं, बट वो तो एक शॉर्ट टर्म है और उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। मनविंदर जी, पहले तो मैं आपको रियली आई अप्रिशिएट कि बीइंग अ बॉय आप ये क्वेश्चन लेके आए हो, क्योंकि कई बार लोग अपने घरों में ही आपस में बात करने में शर्मा जाते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। इट्स नॉट अ टैबू ऑन आवर सोसाइटी, वी शुड टॉक ऑन दिस एंड दिस इज द रियल कंसर्न। क्योंकि आजकल हमारे इंडिया की हम बात करें तो 60% पॉपुलेशन ऑलरेडी इनफर्टाइल की तरफ जा चुकी है। देखिए, इरेगुलर पीरियड्स, पहले हमें ये समझना है कि पीरियड्स रेगुलर किसको कहते हैं। अगर 21 दिन का साइकिल है या 30-32 दिन का है तो ये रेगुलरिटी में आता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 डेज का भी आपका साइकिल है तो वो नॉर्मल है। लेकिन एवरी मंथ वो उसी दिनों में ही आना चाहिए। ये नहीं कि कभी और लेट आ गया, कभी बहुत जल्दी आ गया। देयर शुड बी अ डेफिनेट टाइम कि अगर किसी का 26 दिन का साइकिल है तो 26 दिन पे आना चाहिए, किसी का 21 दिन का है तो 21 दिन पे आना चाहिए। जब भी इसमें इरेगुलरिटी हो, सबसे पहले जाके तो अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, दवाई लिखवा के ले आए, पहले उसको अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में देखिए तो सही कारण क्या है। और ज़्यादातर यंग गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड का कारण है पीसीओडी। पीसीओडी इज़ वेरी कॉमन नाउ। और थोड़ा सा मैम बताइए पीसीओडी के बारे में। एक और टर्म होती है पीसीओएस एंड पीसीओडी, ये सब क्या होता है मैम, थोड़ा मुझे समझाइए। आपको सुनने में आया होगा पीसीओडी, पीसीओएम, पीसीओएस, ये 3 टर्म्स हैं जी। पीसीओडी का मतलब है जैसे हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अराउंड ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में अंडेदानी है, ओवरीज है, ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं। एवरी मंथ हर फीमेल में 1 महीने में राइट साइड में एक एग डेवलप होता है जो एग रिलीज करता है, ओवम बनता है, और नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट इज द सीक्वेंस, किसी मंथ राइट, किसी नेक्स्ट मंथ लेफ्ट, इस तरह से हर महीने एक एग मैच्योर होता है। जब वो एग मैच्योर ना हो और बहुत सारे एग इमेच्योर रह जाएं, दैट इज नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी पॉलीसिस्ट बन गई हैं, कोई भी एग मैच्योर नहीं हुआ। और कई बार वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो अभी पूरा पीसीओडी नहीं हुआ होता, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हमें मॉर्फोलॉजी यानी हमें दिख रहे हैं कि छोटे छोटे सेल्स अल्ट्रासाउंड में दिख रहे हैं। पीसीओडी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सो दैट्स अ क्वेश्चन कि पेशेंट से हम पूछते हैं पीरियड्स इरेगुलर है, हार्मोन इरेगुलर है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करके हमें पता लगता है कि क्या है। तो पीसीओएम इज ओनली अ डायग्नोस।
एंड पीसीओडी इज़ अ डिजीज़, इसको हमें ठीक करना है, ये फर्स्ट साइन है इरेगुलर पीरियड्स के साथ। और पीसीओएस इज़ अ फुल सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब क्या होता है, जब आपका एग मैच्योर नहीं हुआ, वहीं पे अपनी जगह पे वो सिस्ट बन गया, उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी हम उसको कह देते हैं। 4-5 हो सकती हैं, अलग अलग साइज़ेस की हो सकती हैं, किसी की सेंटीमीटर्स में चली जाती हैं, में चली जाती हैं। जब इस तरह से ये रहती है तो धीरे धीरे कईयों के फेशियल हेज़ आ जाते हैं, फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, थायराइड भी बढ़ जाता है इसके कारण, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, और लेटर ऑन कई बार डायबिटीज़। तो ये जब पूरा सिंड्रोम हुआ, ये सारे साइन सिम्टम्स हुए, इसको हमने बोला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। मैम मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आयुर्वेद में आपके पास जब कोई आता है तो आप किस तरीके की मेडिसिन उनको देते हैं, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि देर इज़ ए ह्यूज संख्या हमारे देश में जो आयुर्वेद को मानता है, पर देर इज़ ए ह्यूज संख्या जो ये कहता है, क्योंकि कुछ फेक टाइप के आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो आपने कुछ, हम लोगों ने इस पॉडकास्ट से पहले बात करी थी कि आजकल सो कॉल्ड बाबाज घूम रहे हैं, इंटरनेट पे चल रहा है। एक हम लोग देखते हैं हमारे घरों में बाहर वो दुकानें लगा के स्टेरॉइड बेच रहे होते हैं, पाउडर और ये चीज़ें होती हैं। तो दोनों ही तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या तरीके के आप लोग दवाई देते हैं और क्या इसका इलाज करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देश साथ में अब कुछ नहीं रहा है। अगर हम सोचें कि जैसे राम भगवान जी के टाइम पे संजीवनी बूटी थी, आज ढूंढने जाओ नहीं मिलेगी, इतना यूरिया हर जगह स्प्रे हो चुका है। तो जो एक्चुअल औषध है अभी भी बहुत कम, अष्टवैध परंपरा वाली जो फार्मेसीज है, दैट्स इन द साउथ। दिल्ली, नोएडा, अमृतसर, चंडीगढ़, दुनिया के हर कोने में हर कोई फार्मेसी खोल के बैठ गया, हर कोई अपने लेबल लगा के दवाइयाँ बेच रहा है। कितना ऑथेंटिक है वो? जैसे आप एलोपैथिक में पेट के लिए गैस्ट्रो, ब्रेन के लिए न्यूरो के पास जाते हो, वैसे आप आयुर्वेद में क्यों नहीं जाते? आप क्यों सोचते हो कि ये बीएमएस है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इसको सब पता है? व्हाई डोंट यू सर्च फॉर द स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा? आयुर्वेद में बहुत ज्ञानी लोग हैं। अब हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, आई ओनली यूज़ ब्रांडेड साउथ इंडियन मेडिसिन। बहुत अच्छे नाम है आयुर्वेद में, आयुर्वेद्य फार्मेसी कोयम्बटूर, आयुर्वेद्यशाला कॉटिकल, वैद्य रत्नम, नागार्जुना। इतनी चीप मेडिसिन, इकोनॉमिकल, चीप मतलब इकोनॉमिकल, लेकिन बहुत इफेक्टिव। नॉर्मल आपको यहाँ पे किसी को बोलना हो अश्वगंधा खाना है, अश्वगंधा पीसो, और पंसारी से ले लो, अश्वगंधा पीस के एक टैबलेट बन जाती है। बट इन साउथ दे प्रॉपर यूज देयर पैरामीटर्स, दे टेक 80 days टू मेक वन अश्वगंधा। अलग अलग दिन अलग अलग औषधियों से उनकी भावना होती है। एक दिन दशमूल के क्वाथ से हुआ, गोमूत्र से हुआ, अलग अलग औषधियों से, उससे पूरी मेडिसिन का बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है। तो एफिकेसी जो क्वालिटी है, मैंने बड़ा कॉमन, मतलब अपने पेशेंट्स को भी देखा है। मैम मैंने ये रील देखी थी, उसको फॉलो करके मैंने ये दवाई लेना शुरू कर दी। अरे इट्स ऑल अ ओटीसी ब्रांड। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ की मार्केटिंग होना और असली आयुर्वेद में क्या डिफरेंस है। मैम अभी हम पीरियड्स की बात कर रहे थे, इसी तरीके की एक प्रॉब्लम महिलाओं में और देखी जाती है, वाइट डिस्चार्ज की। जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए और कुछ तरीके बताइए या कुछ रेमेडीज़ बताइए, होम रेमेडीज़ बताइए, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। मनविंदर जी, होम रेमेडीज़ कभी काम नहीं करती। लोग क्या करते हैं, मेथी का पानी भिगो के पी लेंगे, सौंफ का, अजवाइन का। आप आज रील्स निकालना शुरू कर दो, 100 से ज़्यादा रील्स बनी है। वी नीड टू लुक फॉर द पैथोलॉजिकल कारण। पैथोलॉजिकल, अरे भाई कोई चीज़ हो रही है, अगर शरीर में कुछ बिगड़ा है तो उसको सही करो। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, आप चेक करवाइए। जैसे मैंने आपको बताया, सर्विसाइटिस हो सकता है, गर्भाशय के मुंह पे सूजन हो सकती है, आपको कोई इंटरनल स्वेलिंग आ सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कोई एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम हो। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं आयुर्वेदा में। और फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपको कुछ लेना ही है घर बैठे, गो फॉर अशोकारिष्ट। अशोकारिष्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। 100 रुपये की बॉटल आती है, आप वैद्यनाथ की ले लो, एवीपी की ले लो, कॉर्टिकल की ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, अच्छी कंपनी की, जो आयुर्वेद में पिछले 8 सालों से, मतलब 8 साल मतलब कि अष्टवैध परंपरा, मतलब 8 साल नहीं, मतलब 50 से भी ऊपर सालों से अष्टवैध, जैसे हम कह सकते हैं कि उनकी 8 पुश्तें इस चीज़ में हैं। तो उस तरह से वो ऑथेंटिकेशन के साथ बनाई जाती हैं। तो अशोकारिष्ट के 4 चम्मच गरम गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद। इस चीज़ को 2 महीने 3 महीने लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनको पीरियड्स में पेन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, वो आज से ही अशोकारिष्ट लेना शुरू करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
मैम अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आजकल एक और बड़ा महिलाओं का जो मेजर कंसर्न है वो अपना फेस को ग्लो को लेके है। बड़े बड़े सनस्क्रीन आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉइस्चराइज़र आ रहे हैं, सारे ब्रांड बन गए हैं, बेच रहे हैं। तो कुछ आप बताइए कि भाई ये मिस्टेक्स तो पहले मत करो, ये सब प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से कि कौन से प्रोडक्ट एक्चुअल में हेल्पफुल हैं, कौन से नहीं हैं, प्लस क्या करके खुद से भी आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हो। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, लोग हल्दी और दही लगाते थे, एक ऐसी चीज़ हमने बचपन में देखी थी हमारे घर में। और इसी तरीके की एक वो मुल्तानी मिट्टी आती थी, तो वो यूज़ मुल्तानी कर। मिट्टी अच्छी है, चंदन अच्छा है। आप घर पे किसी भी फ्रूट को ग्राइंड करके उसका फेस पैक लगा सकते हो, वो भी आपको विटामिन सी, विटामिन ई कुछ भी आपको अच्छा एक विटामिन सोर्स तो देगा ही देगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो इसमें हम मंजिष्ठा रिष्ट, खदीरा रिष्ट ऐसे काढ़े देते हैं जिसमें 20 से भी ज़्यादा जड़ी बूटियों हैं जो एक्चुअल में आपको इंटरनल ग्लो देती है। देखिए आयुर्वेद में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी खा लो, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट यू नीड टू चेक द रूट कॉज। मैं आप बार बार इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि आयुर्वेद मानता है उधर ही सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका गट हेल्थ इज़ गुड, आपका सब कुछ गुड है। आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष की जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि जब हमारे तीनों दोष समदोषा हो, यानी वात पित्त कफ बैलेंस्ड हो। हमारी ये 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस यानी डाइजेस्टिव जूस, रक्त यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन, रस रक्त, मांस यानी आपका जितना मसल मास है, बॉडी का मास है, मेद, मेद आपका सारा ये सबक्यूटेनियस फैट, मज्जा इज योर बोन मैरो, रस रक्त मांस मेद अस्थि बोन, एंड शुक्र, शुक्र इज योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अच्छी है, ओज अच्छा है, कुछ भी मत लगाओ फेस ग्लो करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। और आयुर्वेद में कुमकुमादि तेलम आता है, वो हम यूज़ करते हैं ब्लैमिशेस वगैरह के लिए। पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आप इसको यूज़ करिए, लेकिन फिर भी जब तक आपका गट ठीक नहीं है आप कुछ भी कर लो। मतलब मैं आपको कोई भी ऐसे गलत राय नहीं दूंगी कि आप होम रेमेडीज़ करके ये ठीक करो। होम रेमेडीज़ कैन हेल्प यू, ऐसा नहीं है बिल्कुल काम नहीं करेंगे, 40-50% दे कैन हेल्प यू। बट इफ़ यू वांट टू क्योर फ्रॉम अ डिजीज, ब्लैमिशेस या फेस पे अंदर से ग्लो चाहिए, फिर आपको बेसिक आयुर्वेद में जाना पड़ेगा। मैम लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आज की डेट में महिलाएं यूज़ कर लें तो थोड़ा बेटर स्किन हो जाए, तो क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो आपको अपने घर में दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो निकालना है, उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है और अपने स्किन पे लगाना है। अब ये काम करेगा वात और कफज प्रकृति के लोगों पे, ठीक है। लेकिन पित्त प्रकृति वालों को ऑयली स्किन है, उनको नहीं चाहिए, तो उनको मलाई की जगह दही यूज़ कर लेना चाहिए। दही में नींबू डाल के आप कर सकते हो। और अगर आपको एक पेस्ट बना के रखना है तो आप उसमें चंदन डालिए, 1 चम्मच चंदन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और उसमें 10 बूंदे कुमकुमादी तेल की आपने डालनी है। और उसके साथ गुलाब जल का पूरा लेप बनाकर, एक आपको अमेज़न पे या कहीं भी मिल जाएगा एलादी चूर्णम। एलादी चूर्णम आयुर्वेद में स्पेशली हम यूज़ करते हैं फेस पोटली ट्रीटमेंट्स में, पंचकर्मा में। तो आपने एलादी चूर्ण डाल लेना 1 चम्मच। आपके फेस पे किसी एक्सीडेंट का निशान होगा ना, वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये इतना पावरफुल रेमेडी है, सो यू कैन डू दिस। एंड वो गट हेल्थ का क्या बता रही थी? गट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर फेस पे कोई ब्लैमिशेस है या कोई एक्सीडेंटल मार्क है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरनली अच्छा रखना अपना, तो उसके लिए आपको गट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रस रक्त से ही 7 धातुएं बनती है। रस ठीक है तो ही रक्त धातु ठीक है। तो फेस पे ग्लो तब आता है जब हमारा ब्लड इज इन अ गुड फॉर्म। तो ब्लड प्यूरिफाइड है, ब्लड अच्छा रहेगा तभी। और वो कब होगा? जब डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे सिक्रीट होंगे। इसके लिए एक और काम आप कर सकते हो, सुबह उठ के बेल का मुरब्बा लीजिए, बहुत अच्छा है। जिस इंसान ने 40 दिन बेल का मुरब्बा ले लिया उसको कभी भी कोई गट हेल्थ हो की वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो दिस दे कैन डू। मैम अभी ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 5-6 दिन पहले, तो उसमें ऐसा था कि एक अच्छी मैरिज लाइफ के लिए ना दोनों ही पार्टनर्स के बीच में सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे हम आजकल की मेजर इश्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो एक मेजर इशू आज की डेट में लाइफस्टाइल की वजह से ये भी हो रहा है कि लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी नहीं है शादी के बाद। कारण है कि बहुत बार मेल जो होते हैं वो भी या तो ईडी होता है या इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। एंड महिलाओं को क्या होता है कि मतलब बोल नहीं पाती हैं, या फिर बात ऐसा होता है कि बहुत बार वो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, तो वो जाते नहीं हैं। तो थोड़ा इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं, और दूसरा अगर हैं तो क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, कैसे इसको बचाया जा सकता है। क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, तो हम ये देखते हैं कि बहुत मैरिजेज़ ना मैम ख़त्म हो रही हैं इस वजह से। तो ये एक मेजर इशू है आज की डेट में सोसाइटी में। देखिए इसमें 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जी। पहली चीज़, एज अ कपल आप रात को कभी भी एक दूसरे से ना
बहस करके लड़ाई करके मत सो। स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिजोल बढ़ेगा, आपकी जितनी भी हॉर्मोन्स हैं वो सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस फैक्टर पे वर्क करना है। जब आप अपने पार्टनर से दिल की बात, चाहे गुस्सा भी हो, लड़ाई भी कर रहे हो, दिल खोल के रात को बात करके सॉर्ट आउट करके सो, ताकि जो 7 आवर का स्लीप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल बॉडी ग्रोथ। आपका स्लीप अच्छा है, आपके मूड अच्छे रहेंगे, मूड अच्छा रहेगा, आपका इंटरेस्ट और आपका एक अपने पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंस लेवल और वो इंटीमेसी इंक्रीज होगा। सेकेंडली, फीमेल्स को शतावरी लेनी चाहिए। शतावरी मेल्स भी ले सकते हैं, बट फीमेल्स के लिए शतावरी एक ऐसा अमृत है, ऐसा वरदान है कि नेचुरली उनकी हार्मोन को बैलेंस रखता है। चाहे वो एक छोटी बच्ची है, चाहे वो एक मैरिड फीमेल है, चाहे वो एक बुजुर्ग औरत है जो मीनोपॉज में जा रही है, तीनों ही फेजेस में अच्छा है। और जो मेल है, मेल के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेद में है अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ वेरी गुड। अब कई लोग क्या शिलाजीत खाना शुरू कर देते हैं अश्वगंधा के साथ। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, उससे भी हेयर फॉल होता है। तो हाँ, आप अश्वगंधा खा सकते हो, मनमथ रस है, पुष्पधनवा रस है, इस तरह की मेडिसिन आती हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो। बट हाँ, अश्वगंधा एज अ मेल आप खा सकते हो और फीमेल को शतावरी लेनी चाहिए। और तीसरी बात है, एक मानस मित्र वटकम करके मेडिसिन आती है, आप नोट कर लीजिए, मानस मित्र वटकम। ये एक ऐसी हर्ब है कि जो आपके माइंड को इतना अच्छा कर देगी। इसमें 40 प्रकार की औषधि हैं। पहले आपने सुना होगा कभी बचपन में, शंख पुष्पी खा लो, पेरेंट्स कहते थे, ब्राह्मी ले लो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 40 ब्रेन हर्ब्स। हमारी चरक संहिता में 40 औषधियाँ दी गई हैं ब्रेन की, इसमें वो सारी हर्ब्स हैं और वो आपके दिमाग पे इतना अच्छा काम करती है। जैसे आजकल एवरीवेयर यू विल फाइंड वाईफाई है, डिजिटल है। स्ट्रेस तभी है, तभी मैरिड कपल्स में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतना स्ट्रेसफुल हमने अपना ऑरा किया हुआ है। इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग मानस मित्र लाइक अ विटामिन डी, साल में 2-3 महीने खा लो, यू विल सी आपका मूड इतना अच्छा, आपको कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगा। मतलब आपका खुद मन करेगा कि यार ठीक है, मतलब जितनी लाइफ है इसको अच्छा जियो और एक दूसरे के साथ, मतलब उस कंपैटिबिलिटी के साथ। हाँ, अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर दिखाएं, मतलब डॉक्टर को दिखाएं, उसका रूट कॉज देखें, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ देखी कि एक फिजिकल टच आपके पार्टनर का जब आपके साथ होता है ना, तो एक अलग लेवल के आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आपके ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू फाइंड योर सेल्फ कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, आप उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं लोगे। यू विल नो कि हाँ यार, मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मेरे साथ है ना, ये छोटी है मेरे लिए। मतलब मैं आपको खुद अपनी एग्जांपल देके कह रही हूँ, आई नो, मेरा हस्बैंड मेरे को एक बार कहते ना, हाँ मैं तो ओके, तू जा, तू ये कर, मतलब आई फील सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है यार, अब कुछ भी हो जाए ये तो काम हो ही जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ बिलीव एंड इंटीमेसी शुड बी बिटवीन द कपल्स, और वो एक ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने कोट पढ़ा था कि एक लड़की को चलना उसके पापा सिखाते हैं और उसके सपने पूरा करना उसका पार्टनर या हस्बैंड सिखाता है। करेक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। मतलब देखो, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हम भी अपनी ओपीडी में बहुत पेशेंट्स देखते हैं। मोस्टली फीमेल्स को ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब है लाइफ बड़ी अच्छी है, ठीक है, आज आपने डेटिंग कर ली, एक दूसरे के साथ मिल लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, आपकी मैरिज फिक्स हो गई, मैरिज होगी, मैरिज के बाद वो गोल्डन टाइम आ गया। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? व्हेन यू गेट कंसीव, प्रेगनेंसी होगी, सब अच्छा है। जब बच्चा होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली वाइफ की नहीं है, दिस फॉर द होल फैमिली। वो जब आप अकेली, एक आज 90% इंडियन फीमेल जो है डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी फैमिली में ना ही वो फ्रीडम दी जाती है, ना ही उनकी हेल्प की जाती है। तभी मेड्स की डिमांड ज़्यादा है। मेड है घर में तो वो फैमिली सुखी है। अगर मेड नहीं है, अगर लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बंदा है, नहीं मेड अफोर्ड कर सकता, अगर फैमिली भी हेल्प नहीं कर रही है, तो लेडी को डिप्रेशन है। लोग ये नहीं सोचते कि इतनी मतलब हज़ारों की दवाइयाँ बाद में लगेंगी, तो अब थोड़ी हेल्प कर दी जाए। तो वो हमारी सोसाइटी में इस चीज़ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आई हैव सीन माई हस्बैंड बीइंग माई सपोर्ट सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड। मतलब मेरे मदर इन लॉ नहीं है, आई हैवंट सीन हर, और इट्स बीन वेरी सेपरेटेड कि स्टार्टिंग से ही वेरी न्यूक्लियर फैमिली, और दोनों डॉक्टर और बच्चों को संभालना भी मुश्किल। बट ही वॉज द पर्सन, अच्छा तुम्हारा ओपीडी है, आई विल टेक केयर, या उनका ओपीडी है एंड आई वॉज ट्रेवलिंग विद द किड्स कि उनकी सर्जरीज है, मुझे उनके साथ ट्रैवल करना है। और अब मेरे अगर ये पॉडकास्ट शूट है तो ही इज़ विद माई किड्स एंड माई पेरेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को समझना, तभी लाइफ आगे चलती है। नहीं तो डिप्रेशन और बीमारियां तो आगे भर भर के पड़ी है। ये बात मतलब ऑफ कोर्स इस टॉपिक से थोड़ी हटके है मैम, लेकिन क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं,
तो ये जो आपने अभी बात बोली ना कि सपोर्ट कम मिलता है और एक्सपेक्टेशन महिलाओं से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप कोई जैसे वर्किंग वूमेन आज की डेट में ज़्यादा हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो काम भी करें फिर घर का भी काम करें। लाइक लड़की घर पे आती है जब काम करके तो वो किसी से चाय नहीं मांग सकती है, बट एक लड़का जब घर से काम करके आता है तो वो चाय मांगता है। Yes. वो कहता है खाना दे दो, या इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। तो अब क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज ए वर्किंग वूमेन मैम कितना ज़रूरी है सपोर्ट पार्टनर का, प्लस अगर नहीं होता है तो फिर कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? पार्टनर का सपोर्ट रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने प्रोफेशन अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ एक वो गृहस्थी वाले जीवन में रह सकते हो। और इसी कारण आजकल 50-60% फीमेल्स ने अपना माइंड बना लिया वी डोंट वांट द बेबी। यही रीज़न है इनफर्टिलिटी का भी, कि मैरिज लेट करनी है, हमारी एज नहीं है, हमें पता है कि हाँ बेबी हो गया तो वी विल बी बाउंड, हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। आपने जब पीसीओडी की बात की थी तो आपने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ किया था, ये क्या चीज़ है मैम? डायबिटीज़ कितना कॉमन हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे एक ताला जो है वो चाबी से खुलता है, उसी तरह से हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के वो ताले हैं, ठीक है, और जो चाबी है वो इंसुलिन है। लेकिन अंदर गेस्ट कौन जाएगा, दैट इज़ ग्लूकोज। मतलब हम जो फास्ट फूड आजकल की जनरेशन, जिसको जेनजी जनरेशन आजकल लोग कहते हैं, जितना फास्ट फूड खा रही है अपने आप को, मतलब दे फील कि मॉर्निंग में उठ के हमने कॉफ़ी पी है, हमने माचा पी है तो वी आर गुड कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हम बहुत अपोजिट खा रहे हैं। वो देखो, आप कुछ भी जंक खाते हो या शुगर लेते हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, बेकरी आइटम लेते हो, वो आपका ग्लूकोज स्पाइक करता है। ग्लूकोज स्पाइक हुआ, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हुई, लेकिन अगर आपको पीसीओडी है या आप मोटे हो या आपको डायबिटीज़ है या आपको किसी भी प्रकार के इरेगुलर पीरियड्स है, किसी भी पैथोलॉजी कारण के कारण, तो वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होता है बॉडी में और इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ग्लूकोज फैट बन के चिपक गया, वो अंदर ही नहीं जा पाया, ऑर्गन के लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, और दूसरा हमारे पैनक्रियास को नहीं पता, वो सिक्रीट कर ही जा रहा है कि अभी यार ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इंसुलिन बढ़ाई जाओ। धीरे धीरे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इस कारण से भी हमारा पीसीओडी जो है बढ़ता है, और मोस्टली आपने देखा होगा पीसीओडी वाली लड़कियों का सबसे पहला सिम्टम ही ओबेसिटी होता है। तो उनको सबसे पहले जंक फूड पे ज़रूर रोक लगानी चाहिए कि जितना हो सके घर का खाना खाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपके हिसाब से ये जो इतनी प्रॉब्लम्स आज की डेट में सब हो रही हैं, तो भाई ऐसे तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। तो आपके हिसाब से बेस्ट फूड क्या है जो हम खा सकें फिर? देखो, सबसे पहले हमारा बेस्ट फूड जो है ना, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, उसमें 6 चीज़ें होनी चाहिए। मधुर, अमन, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस याद कर लो। मधुर, अमन, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, कषैला भी होना चाहिए। और आपको याद होगा कि अगर बचपन में कोई आपकी दादी नानी प्लेट रखते होंगे तो चटनी भी है, चावल भी है, दाल भी है, पापड़ भी है, सब चीज़ें हैं। दिस इज़ द एग्जैक्ट मील व्हाट वी रिक्वायर। हम क्या कर रहे हैं, या तो सिर्फ मीठा ही खा रहे हैं, या तो सिर्फ फीका ही खा रहे हैं, या तो सिर्फ मतलब एक ही चीज़ खा रहे हैं, तो वो पचेगा ही नहीं। क्योंकि हर किसी के लिए हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस है, दैट्स आर अकॉर्डिंग टू आर इंडियन प्रकृति, और इंडियन प्रकृति में ये 6 रसों का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज भी गाँव में पैरों के बल बैठ के खाते हैं, ये 6 रस उनकी थाली में है, वो बीमार नहीं है। कौन बीमार है? जो जितना मेट्रो सिटी में रह रहा है, जो जितना जंक खा रहा है, जितना पैक्ड फूड खा रहा है। आप 2 चीज़ें याद रखो, मैन मेड और गॉड मेड। गॉड मेड इज़ ऑलवेज गुड, डायरेक्ट तोड़ा खा लिया, फ्रूट खा लो, वेजिटेबल्स खा लो। मैन मेड इज़ ऑलवेज बैड, क्योंकि वो पैक्ड फूड है, तो इसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। मैम आपने थायराइड की बात बोली, जो कि बहुत कॉमन है लड़कियों में, तो एक ये मिसकंसेप्शन भी है इसको लेके कि अब ज़िंदगी भर पिल्स पे रहना है, क्या ये कभी सही हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मुझसे ये भी पूछ लोगे ना, कोई एक मेडिसिन का नाम बता दो जो थायराइड ठीक कर सकती है, बताइए मैम। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझना, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है। जब आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है दैट्स हाइपो, ज़्यादा काम कर रही है दैट्स हाइपर। आपने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 25 मिलीग्राम की थायरोक्सिन सुबह खाली पेट ले रहे हैं, या 50, 75, 100, 125 मिलीग्राम की गोली, और सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं। मनविंदर जी, आप मुझे बताइए, आपने कितने डॉक्टर देखे जिन्होंने डायबिटीज़ या थायराइड ठीक किया है? नहीं देखी मैम, नहीं मैंने तो देखा कंटिन्यूअस ना? खाते हुए देखा है। यस, मैं आपको 5000 से ज़्यादा पेशेंट बता सकती हूँ पिछले 15 सालों में जिनके थायराइड ठीक हुआ है। कैसे ठीक हुआ है, आज ही नोट कर लीजिए। इवन आई एम रेडी टू हेल्प द पीपल। ये नहीं है कि मेरे पास आओ फिर ही ठीक होना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेडिसिन आती है हामपस्थ्यादि कषायम, आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है जो हमारे ग्रंथों में लिखी है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता।
हामपस्थ्यादि कषायम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप काचनार आयुर्वेद में औषध है जो थायराइड को काम करती है, पीसीओडी पे भी काम करती है, किसी भी ग्रंथि को श्रिंक करती है। हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट को पहले नहीं बोलते कि आप दवा बंद करो, आप जो ले रहे हो 150 ले रहे हो 100 ले रहे हो अपनी लेते रहो, साथ में आयुर्वेदिक थायरोजित एवीपी कंपनी की या थायरोकाम वैद्य रत्नम की या हामपस्थ्यादि कषायम ये लेना शुरू करो। 1 महीना इसको लो, उसकी डोज हाफ कर दो, फिर अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। जब आपको लेवल अपने ठीक मिलेंगे धीरे धीरे उसको टेपर करो। जैसे एक हमारा पेशेंट है 120 मिलीग्राम पे था, उसका हमने पहले 100 किया 20 दिन के गैप में, देन 75, 50, 25 और हामपस्थ्यादि कषायम थायरोजित चलने दी। 3 महीने में उसकी सारी मेडिसिन टेपर करके देन 1 मंथ चला के बंद कर दिया। आज तक वो पेशेंट ठीक है। इट्स बीन 5 ईयर्स। तो आयुर्वेद में इतनी अच्छे रसायन, इतनी अच्छी मेडिसिन हैं जो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। मैम अभी है ना, हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी महिलाओं की, पर कॉमन जैसे थायराइड था, ऐसे पीसीओडी भी है। मैम कोई एक हब्स ऐसी बताइए जो पीसीओडी की पेशेंट लें और वो उनको बिल्कुल सही कर दे। काचनार गूगल, आप किसी भी कंपनी का ले लो, काचनार गूगल अगर कोई भी पेशेंट लेगा, काचनार ऐसी आयुर्वेद की हर्ब है जिसका काम ही है ग्रंथि को सिकोड़ना, तो वो इसको जड़ से ठीक करती है। तो काचनार गूगल ज़रूर लेनी चाहिए। और ऐसे ही मैम कोई हर्ब या कोई तरीका जो पीरियड पेन में लड़कियों को बहुत दर्द होता है, जिनको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन ही बेड पे लेटे हुए हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी हर्ब्स ले सकते हैं? ये जो आप बात कह रहे हो ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम में होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे गर्भाशय की यानी यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है, उस जिन सेल से बनी होती है वो सेल बॉडी में कहीं भी हो जाते हैं। मतलब यूट्रस के अंदर वो वॉल रहती है, वो पेट में भी हो सकता है, ओवरीज के ऊपर भी हो सकता है। और जब ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान तो वो हर जगह से होने लग जाती है। तो उस दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहती है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट का काढ़ा बना के पी सकते हो उन दिनों के लिए। जैसे वैसे तो दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप उन दिनों में दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल के उसको 4 हिस्से कम होने दो, 1/4 रहने दो, और उसको गरम गरम दिन में 2 बार लीजिए और हॉट फर्मेंटेशन दीजिए। और बाकी एंडोमेट्रियोसिस का जड़ से इलाज जो करवाने में 3 औषधियाँ काम करती हैं, वरुण आदि कषायम, काचनार गूगल और शतावरी। इन तीनों का प्रयोग करिए तो आपका एंडोमेट्रियोसिस भी जड़ से ठीक हो जाता है। मैम आपने काफ़ी सारी बातें अभी महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं की प्रॉब्लम से रिलेटेड बताई, बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा इतना लंबे समय का इस फील्ड में, कोई एक कॉमन इशू जो आपके पास सबसे ज़्यादा आता हो और कोई उसका ट्रीटमेंट? सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स ही आते हैं। इरेगुलर पीरियड्स में पीसीओडी के पेशेंट्स आते हैं। उनका मैंने आपको बताया कि हाँ, उनको सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करना चाहिए। हमें ट्रीटमेंट से भी पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन चीज़ों को बढ़ा रही है। दूध कफ प्रधान होता है, और कफ प्रधान कोई चीज़ है वो सिस्ट को बढ़ाएगी। पीसीओडी के पेशेंट्स को दूध पीना बंद कर देना चाहिए, चावल खाने बंद कर देने चाहिए, आलू खाना बंद कर देना चाहिए। ये 3 चीज़ें बंद करते ही 3 महीने में उनकी सिस्ट का साइज़ आधा रह जाएगा। और मेडिसिन तो सेकेंडरी है, क्योंकि पहले खाना पीना ठीक होगा तो मेडिसिन काम करेगी। आज मैंने मेडिसिन बता दी, वो ठीक हो गए, कल को फिर उन्होंने अपना खाना पीना शुरू कर दिया, फिर वो बोलेंगे यार आपने तो बोला था ऐसे है लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो पेशेंट खाना पीना और मेडिसिन दोनों पे ध्यान देते हैं, सारी ज़िंदगी उनको प्रॉब्लम नहीं आती। मैम काफ़ी सारी बातें आपने बताई और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे डॉक्टर जो हैं आज की डेट में, जो एक्चुअल में चीज़ों को बता रहे हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, कम रह गए हैं। और जो थोड़ा सा एक जो एस्पेक्ट है ना, जो फेक ऑनलाइन चल रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है, वो ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप आए, आपने ये वाला पर्सपेक्टिव बताया कि आयुर्वेद ना ऐसा नहीं है कि जो अभी मतलब जेनजीज और इनका क्या माइंडसेट है ना मैम, आयुर्वेद मतलब ढोंग सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जो उनको पता है कि आयुर्वेद में भी डॉक्टर्स होते हैं, इसका भी कोर्स होता है, इसकी भी पढ़ाई होती है और इसके भी अच्छे डॉक्टर हैं। और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू आई होप लोगों को हेल्प मिली हो। एंड लास्ट में मैम चलते चलते अगर आप कुछ भी कहना चाहें ऑडियंस को तो प्लीज़ गो अहेड। मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। घर में कपड़े बिखरे पड़े हैं, बिखरे रहने दो। खाना नहीं बना सकते, लर्न टू से नो, बट डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, क्योंकि हर बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है हमारा स्ट्रेस। चिंता हमें चिता तक लेके जाता है, तो अगर चिंता करना छोड़ दो तो आधी ज़िंदगी की प्रॉब्लम ख़त्म है। तो मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना काम करो।
अपनी हद से ज़्यादा मत करो, जैसे हमारी माएँ करती हैं, करती रहती हैं सारा दिन। और तभी आजकल देखो जितने बुज़ुर्ग हैं वो मेंटली इतने स्टेबल नहीं, लेकिन जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो एक सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण आधा टाइम जो है अपने काम में निकालते हैं, दैट्स वाई दे आर मेंटली मच बेटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, सादा खाना खाइए। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमें दिख रहा है चाइनीज़ फूड है या जिसमें विनेगर है, ये ऐसी चीज़ें हम खाएं। अच्छा खाना खाइए जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, अपनी बॉडी टाइप को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मनविंदर जी, थैंक यू।